हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक का बनना नामक पाठ की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। उन्होंने इस कहानी सुनाते हुए बताया है कि रिचर्ड एब्राइट ने शार्ले विद्वान पुरस्कार और शेरिंग प्लो पुरस्कार आणविक जीव विज्ञान में प्राप्त किया है। यह तितलियों के लिए एक उसका आकर्षण था जिसने उसके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। एक पूर्ववर्ती वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने 22 वर्ष की अवस्था में एक नए सिद्धांत सेल काम कैसे करते हैं से विज्ञान की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। रिचर्ड एच इब्राइट तथा उसके कॉलेज के एक सहपाठी ने इस सिद्धांत का विवरण विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी की कार्यवाहियां नामक पत्रिका में दी। ऐसा पहली बार हुआ था जब विज्ञान की महत्वपूर्ण पत्रिका ने कॉलेज के छात्र के काम को छापा था। खेल की दुनिया में यह ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी का चयन उसकी 15 वर्ष की आयु में किसी बड़े मैच के लिए कर लिया जाए और पहली बार बैटिंग करते समय वह खिलाड़ी होम रन अतिरिक्त अंक प्राप्त कर ले। रिचर्ड एब्राइट के लिए यह उसकी विज्ञान तथा दूसरे देशों में प्राप्त की गई उपलब्धियों की एक कड़ी थी और इन सब की शुरुआत तितलियों से हुई थी। एकमात्र बच्चा होने के कारण एब्राइट पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़ा हुआ। निश्चित रूप से मैं किसी फुटबॉल या बेसबॉल की टीम से खेल नहीं सकता था, लेकिन एक चीज थी जो मैं कर सकता था, चीजों को इकट्ठा करना। यह स्वयं इब्राइट ने कहा था। यही उसने किया और करता भी था। किंडरगार्टन की कक्षा में आरंभ करते हुए इब्राइट ने तितलियों को उसी दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठा किया जिसने उसकी सारी गतिविधियों को चिन्हित किया। उसने पत्थर, जीवाश्म तथा सिक्के भी इकट्ठा किए। कभी कभी सारी रात तारों को देखते देखते वह एक खगोल शास्त्री भी बन गया। प्रथम कक्षा से ही उसके अंदर कुशाग्र दिमाग के साथ उत्सुकता भी थी। उसकी माँ ने भी सीखने की उसकी रुचि को प्रोत्साहित किया। वह उसको यात्राओं पर ले गई, उसको सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, कैमरे, पर्वतारोही वस्तुएं तथा दूसरे औजार खरीद कर दिए और दूसरे कई तरीकों से उसकी मदद की। जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं उसकी इकलौती मित्र थी, उसकी माँ ने बताया। उसके बाद मैं उसके कई दोस्तों को घर ले आई, पर रात में हम इकट्ठे काम करते थे। रिची के पिता की मृत्यु के बाद रिची ही मेरा सब कुछ था। जब रिची तीसरी कक्षा में था, वह और उसका बेटा लगभग प्रतिदिन शाम को भोजन की मेज पर इकट्ठा होते थे। यदि उसके पास कोई काम नहीं होता था तो मैं अर्थात उसकी माँ उसके लिए काम ढूंढती थी। शारीरिक काम नहीं बल्कि मानसिक काम। उसकी माँ ने कहा वह इसे आनंद करता था, अर्थात वह इसे पसंद करता था, वह सीखना चाहता था और उसने सीखा भी। उसने स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किया। रोजमर्रा के कामों में तो वह अन्य साधारण बच्चों के जैसा ही था। उसकी माँ ने कहा दूसरी कक्षा में पहुँचते पहुँचते इब्राइट तितलियों की उन 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर चुका था जो उसके गृह नगर के आसपास मिलती थी। उसने कहा शायद वह मेरी तितलियों को एकत्रित करने का अंत था, पर तभी मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की पुस्तक दी जिसका नाम था सम्राट दशम की यात्राएं। वह किताब तो बताती थी कि सम्राट तितलियां कैसे मध्य अमेरिका पहुंच गई। ने उस जिज्ञासु युवा संग्रहकर्ता के सामने विज्ञान की दुनिया को खोल कर रख दिया था। पुस्तक के अंत में पाठकों को आमंत्रित किया गया था कि तितलियों के प्रवचन के अध्ययन में सहायता करें। टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट के द्वारा पाठकों से कहा गया कि वे शोध के लिए तितलियों को शोध के लिए रखें। इब्राइट की मां ने डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा और शीघ्र ही इब्राइट सम्राट की तितलियों के पंखों में गोंद युक्त धागे बांधने लगा। जिस किसी को भी कोई बंधी हुई तितली मिलती थी तो उससे कहा जाता कि वह उस तितली को डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दे। रीडिंग नामक जगह के आसपास तितलियों को पकड़ने का समय गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह तक चलता है। यदि आप उन्हें एक बार पकड़ेंगे तो ज्यादा तितलियां पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इब्राइट का अगला कदम तितलियों के झुंड को पकड़ना था। वह एक मादा मोनार्क अर्थात मादा सम्राज्ञी को पकड़ता, उसके अंडे लेता और अपने बेसमेंट में उनके जीवन चक्र के अनुसार अंडे से कैटरपिलर से प्यूपा तथा प्यूपा से एक वयस्क तितली विकसित करता था। फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग बांधकर अर्थात बिल्ला लगाता था, उन्हें उड़ा देता था। कई वर्षों तक बेसमेंट उन तितलियों का घर बना रहा जो विकास के विभिन्न स्तर से गुजर रही थी।
आखिरकार तितलियों के पैर में टैग बांधने में मेरी रुचि कम हो गई। काफी उबाऊ तथा बेकार कार्य था, इब्राइट ने कहा। इतने समय तक जो मैंने किया, उसने हंसते हुए बताया, सिर्फ 2 ही तितलियां वापस पकड़ी जा सकी जिनके पंख पर मैंने टैग लगाया था, और वे मेरे रहने की जगह से 75 मील से ज्यादा दूर नहीं थी। फिर 7वीं कक्षा में उसे पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। जब उसने एक विज्ञान मेले में भाग लिया और खो गया, वास्तव में वहाँ बैठना और कुछ भी न प्राप्त करना, जबकि अन्य सभी वहाँ से कुछ तो जीत रहे थे, बड़ा उदासी भरा था। इब्राहिम ने कहा, वहाँ मेले में उसने मेढक के तंतुओं को स्लाइड माइक्रोस्कोप पर दिखाया था। उसने महसूस किया कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी, केवल एक साधारण प्रदर्शन ही नहीं प्रस्तुत किया था। प्रतियोगिता की भावना को इब्राहिम में पहले से ही थी दिखने लगी। मैं समझ गया कि अगले वर्ष मेले में मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा। उसने कहा, जो विषय मैं सर्वाधिक जानता था वह था कीटों पर प्रयोग, जो कि मैं पिछले साल 7 वर्षों से करता आ रहा था। अतः उसने डॉक्टर अर्कुहार्ड को पत्र लिखा और तुरंत उसके पास सुझावों का ढेर आ गया। उन सुझावों में इब्राहिम को उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान व्यस्त रखा और उसको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में इनाम की तरफ ले गया। अपनी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए इब्राहिम ने उस कारण का पता लगाने की कोशिश की जिसमें वायरल बीमारी होती थी तथा कुछ वर्ष बाद तितलियां मर जाती थी। इब्राहिम समझता था कि वह बीमारी बीटल से फैलती है, अर्थात गुबरैले से फैलती है। उसने उन्हीं कीटों के बीच तितलियों को पालने की कोशिश की। मुझे कुछ भी वास्तविक परिणाम नहीं मिला, उसने कहा, पर मैं आगे बढ़ता गया और दिखाया कि मैंने इन प्रयोग को किया था। इस बार मैं जीत गया। अगले वर्ष विज्ञान मेले में उसका प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण करना था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल उतारती हैं। सिद्धांत यह था कि वायसराय तितलियां मोनार्क जैसी इसलिए दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियां पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ वायसराय तितलियां पक्षियों को अच्छी लगती हैं, इसलिए जितना वे मोनार्क जैसा दिखेंगी उतना ही कम वे किसी का भोजन बनेगी। इब्राहिम का प्रोजेक्ट यह देखना था कि क्या पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं। उसने पाया कि मैना पक्षी साधारण भोजन नहीं करती, वह उन सभी मोनार्क तितलियों को खा जाएगी जो उसे मिलेंगी। इब्राहिम ने बताया कि दूसरे लोगों की बाद में खोजों ने यह दिखाया कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल अवश्य उतारती हैं। इस प्रोजेक्ट को प्राणी शास्त्र विज्ञान में पहला तथा दूसरे काउंटी विज्ञान मेले में 3रा स्थान प्राप्त हुआ। अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड इब्राहिम ने एक अनुसंधान शुरू किया जो उसको एक अनजाने कीट के हार्मोन की ओर ले गई। परोक्ष रूप में यह खोज उसको उसके कोशिका के जीवन की तरफ ही ले गया। जिस प्रश्न का जवाब ढूंढने की उसने कोशिश की वह बहुत सरल था। एक मोनार्क पेपर के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य है। सभी ने मान लिया था कि धब्बे सिर्फ दिखावटी है। इब्राहिम ने कहा, लेकिन डॉक्टर अर्कुहार्ड ने इस पर विश्वास नहीं किया। इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए इब्राहिम और दूसरे छात्रों को विज्ञान के दूसरे छात्रों को पहले एक यंत्र विकसित करना पड़ा जो दिखाता था कि धब्बे हार्मोन तैयार कर रहे थे जो तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक था। इस प्रोजेक्ट में इब्राहिम को काउंटी मेले में पहला स्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा इंजीनियरिंग मेले में उसको प्रवेश दिलाया। वहाँ प्राणीशास्त्र में उसने 3रा स्थान जीता तथा बर्मिंघम में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लैब में काम करने का मौका मिला। एक हाई स्कूल कनिष्ठ के रूप में रिचर्ड इब्राहिम ने मोनार्क प्यूपा का अपने अध्ययन प्रयोगों को जारी रखा। उस बार अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मेले में उसको इस प्रोजेक्ट में पहला स्थान जीता तथा गर्मियों के दौरान सेना की प्रयोगशाला में काम करने का मौका मिल गया। अपने वरिष्ठ वर्ष में वह एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने मोनार्क तितली के पंख से कोशिकाओं को गया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और सामान्य तितली के पंख में विकसित हो जाते हैं। ऐसे तभी जब उन्हें उन सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन मिले। इस प्रोजेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्राणी शास्त्र विज्ञान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्राप्त करने के बाद उसने अपनी गर्मियां सेना की प्रयोगशाला में और अमेरिका में कृषि विभाग की प्रयोगशाला में काम करते हुए बिताई। अपनी गर्मियों में अवार्ड हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के बाद इब्राहिम वापस फिर से विभाग की प्रयोगशाला में आ गया और सुनहरे धब्बों से मिलने वाली हार्मोन के ऊपर और अधिक कार्य किया। प्रयोगशाला के उच्च स्तरीय उपकरणों का प्रयोग करके वह हार्मोन के रासायनिक खांचों को पहचानने में कामयाब हो गया। अपने कनिष्ठ वर्ष से 1.5 साल बाद इब्राहिम को कोशिका जीवन का अपना नया सिद्धांत मिला। यह विचार उसको तब मिला जब वह एक हार्मोन के रासायनिक ढांचे का एक्सरे फोटो देख रहा था। उस एक्सरे फोटो को देखकर इब्राहिम विश्वास हो गया। कोशिका
DNA किसी कोशिका के मूल के एक पदार्थ होता है जो कोशिका के प्रक्रिया को उत्पन्न करती है। इस पदार्थ की जीवन की रूपरेखा है। हमारे डाउन के कॉलेज के सारी रात बिता दी और वो की तस्वीर बनी वो प्लास्टिक के खाना बनाने में याद करने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में दोनों ने इकट्ठे लिखा सिद्धांत होकर विभिन्न भारत में विश्वविद्यालय में सबसे बड़े सम्मान के साथ अपनी 1510 छात्रों की कक्षा में तभी स्थान प्राप्त करते हुए जब बात अपना तो उसको सामने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक स्मार्ट फोर्ट का कारण हुआ वहाँ पर उसने अपने सिद्धांत को कहने के लिए प्रयोग करने शुरू किया। जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में यह साल नहीं विचारों को नहीं देने देगा जो कई प्रकार के कैंसर तथा दूसरी अन्य बीमारियों को रोक सके। उसके हाईस्कूल का अनुसंधान में उसकी कोशिका जीवन का सिद्धांत की तरफ ले गया। तो विज्ञान की विज्ञान से तब से वो जब से इसने तकनीक को इकट्ठा करना शुरू किया दूसरी चीजों को भाव लेने का समय ही न मिले। एक अक्सर वक्त अक्सर नाविक और सभी तरह के इसी से एक विद्यार्थी को 10 मिनट दिखाते थे। हाई स्कूल में एक सीनियर का विद्यार्थी था जो पिछले साल का उसने अपनी टीवी और अपनी क्लास कॉमन को लैब में कचरा का तो मैंने अपनी टीम बना दी। इसे कुछ ऐसा उसने किसी की नहीं की उसके सामाजिक अध्ययन की दोनों करोड़ के सलाहकार सीमान नए विचार थे कि एक स्वयं में है अपनी बात को जारी रखा कोई इनाम जीतना है इसके बजाय हमें इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके शुरुआत करना पुस्तक में ये ज्ञान की दुनिया को उसके लिए खोल दिया था। तब से रिचार्ड अपनी बेटी नेक्स्ट वीडियो में अन्य बात के साथ मिलते हैं।